नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं केएच लाइव हिमाचल। आज दिन रविवार का है और हमेशा की तरह हिमाचल की सियासी गपशप लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। आज की चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मुख्य संपादक प्रदीप चौहान जी जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है। सर देखिए, पिछली बार जो हमारी चर्चा हुई थी उसमें आपने कहा था कि नजरें जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक पर रहेगी। तो वहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 जून को सोलन में भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली। हालांकि वो यात्रा जिस तरह से प्रचार किया गया था उस तरह की नहीं दिखी। 300 मीटर के अंदर वो तिरंगा यात्रा खत्म कर दी गई। लेकिन उसके बाद कोर ग्रुप की बैठक हुई और उस बैठक में जब निगाहें गई तो कोई भी महिला वहां पर मौजूद नहीं थी। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी वैसे तो दावा करती है, कहती है कि 33% महिला को आरक्षण भी दिया जाएगा, महिलाओं को, नारी शक्ति को लेकर बातचीत की जाती है, लेकिन हिमाचल में फिर कोर ग्रुप की बैठक से महिलाओं से इतनी दूरी। देखिए सुनैना, इसमें मुझे नहीं मालूम कि कोर कमेटी में कितने लोग हैं, क्या है और किस किस उसको कितनी रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन उस कोर कमेटी की एक कोर ग्रुप की बैठक में एक बात तो साबित है। कोर ग्रुप मतलब हिमाचल के सबसे टॉप लीडर, बीजेपी के सबसे टॉप। कोर ग्रुप में वही होता है जो पार्टी हिमाचल में डिसीजन लेगी, पार्टी किस तरह काम करेगी, क्या रास्ता अपनाएगी, क्या रणनीति रहेगी, कोर ग्रुप डिसाइड करता है। जिसको आप यूं कह सकते हैं सरकार के नजरिए पे कैबिनेट जैसे सरकार में होती है, ऐसे बीजेपी में या किसी भी पार्टी में कोर ग्रुप होता है। अब कोर ग्रुप की बैठक होती है। अब उस कोर ग्रुप में जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो उसको संबोधित करते हैं। लेकिन कोर कोर ग्रुप में सब है। हैरानी तभी हुई सब में। उसमें अनुराग ठाकुर है, उसमें सांसद सिकंदर है, उसमें हर्ष महाजन तक है, जो कांग्रेस से अभी कुछ वक्त पहले ही आए हैं। अब बेशक राज्यसभा सांसद बीजेपी से हैं, वो भी उसमें है। लेकिन बीजेपी की दो बड़ी महिला नेत्री वो इस कोर ग्रुप में नहीं, जो हैरानी करने वाली। एक है कंगना रनौत, सांसद हैं मंडी से, और दूसरी है इंदु, क्या नाम है उनका पूरा नाम, मैं भूल, इंदु गोस्वामी, इंदु माफ गोस्वामी कीजिए, जी। इंदु गोस्वामी राज्यसभा सांसद सीनियर लीडर। वो दोनों नहीं है। बाकी महिला तो छोड़िए, महिला रिप्रेजेंटेशन उस कोर ग्रुप में है ही नहीं। वो बीजेपी पूरे देश में एक नैरेटिव चलाती है कि हम महिलाओं को आरक्षण देने के लिए स्पेशल सेशन बुलाती है, बिल पास कराती है, कह रहा हम महिलाओं को स्पेशल आरक्षण देंगे। जो बात करती है कि हम हर एक को साथ लेके चलते। इस कोर ग्रुप में ना कोई माइनॉरिटी का मुझे दिखा, माइनॉरिटी से भी कोई नहीं था, दलित थे, अपर समाज के थे, सब हैं। लेकिन महिला और अल्पसंख्यक इस कोर ग्रुप में नहीं है। ये मुझे समझ में नहीं आया। मानता हूं कि अगर कोई, मान लीजिए कोई आपके पास सांसद नहीं होती, कुछ ऐसा नहीं होता तो समझ में आता। आपके पास दो दो बड़े महिला चेहरे हैं। कंगना रनौत को कौन नहीं जानता, इंदु गोस्वामी को कौन नहीं जानता। मानता हूं कंगना रनौत के बयानों को लेकर थोड़ी थोड़ी कभी बीजेपी असमंजस की स्थिति में आ जाती है, वो अलग बात है। लेकिन जब आप महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के लिए इससे बेहतरीन चेहरे आपको क्या मिल सकते हैं। बल्कि दूसरी तरफ कांग्रेस में अगर आप देखोगे तो कांग्रेस में इतने बड़े चेहरे नहीं है, सिवाय प्रतिभा सिंह और आशा कुमारी को छोड़ दे। कंगना रनौत तो अभी युवा है, उसके बावजूद भी वो दोनों उस कमेटी में नहीं है, कोर कमेटी में नहीं है। ये दरअसल बहुत बड़ा एक सवाल उठाता है कि बीजेपी की कथनी और करनी में इतना फर्क क्यों है। जब आप दूसरों को कहते हो कि अब आप जब वोट मांगने जाते हो तब आप महिलाओं को जो रिप्रेजेंटेशन की बात करते हो, और अपनी ही कोर कमेटी में किसी महिला को इस लायक नहीं समझते कि उसका सदस्य बने, तो थोड़ा सा सवाल तो बनते हैं, और थोड़ा सा सवाल पूछने भी पड़ेंगे। जब वक्त आएगा तो हम पूछेंगे भी जरूर। जी। सर देखिए, इतिहास गवाह है कि आज दिन तक कांग्रेस ने महिलाओं को तवज्जो दी है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजी हैं महिलाएं कांग्रेस पार्टी से, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आज तक इतिहास गवाह है कि किसी भी महिला को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी नहीं गई है। देखिए, अब नड्डा जी जो हैं उनके दौरे लगातार हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं। अभी कोर ग्रुप की बैठक हुई और अभी फिर से धर्मशाला में एक दौरा उनका प्रस्तावित है। इसे किस तरह से देखते हैं कि लगातार बैक टू बैक नड्डा हिमाचल में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए हिमाचल के दौरे कर रही हैं? देखिए, आपने पहली बात जो कही वो बड़ी सही कही, कि सही बात है कि अभी तक बीजेपी ने एक भी कोई जो प्रदेश अध्यक्ष है वो महिला नहीं बनाई। और पता नहीं, हो सकता है मैं गलत हूं, पर मुझे
ऐसा भी कोई याद नहीं आ रहा है कि बीजेपी की किसी सरकार में कोई कैबिनेट मंत्री महिला रही हो सकता है मैं गलत हूँ, पर प्रवीण मुझे चौधरी पिछली हाल जयराम सरकार में हाँ, रही है। हाँ, हाँ, यस, 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 सरवीण जी। चौधरी की, यस, 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 माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, वही मैं कह रहा था कि मुझे हो सकता है गलतफ़हमी हो। ख़ैर, वो भी अध्यक्ष तो नहीं रही, लेकिन दूसरी बात आपने जब कही वो नड्डा जी वाली, नड्डा जी पे शायद हमने एक बार पहले भी बात की थी कि मुझे जी। ऐसा लगता है नड्डा जी एक साथ 3 चीज़ें कर रहे हैं हिमाचल में इस वक़्त। ये तो पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जल्द ही नहीं रहेंगे। या तो वो प्रदेश की राजनीति में अपने लिए जगह तलाश रहे हैं जी। और लेकिन वो तब हैरानी होगी मुझे कि अगर वो राष्ट्रीय मानचित्र की राजनीति छोड़कर प्रदेश में आना चाहेंगे। लेकिन फिर एक बात बहुत से नेता कहते हैं, कभी ऑफ द रिकॉर्ड पूछिएगा कि चाहे प्रधानमंत्री हो अलग बात है, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री देश का वो अलग चीज़ है, खास करके प्रधानमंत्री। लेकिन बाकी हर एक बार अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री ज़रूर बनना चाहता है। ये इवन कहा जाता है कि राजनाथ सिंह जो देश के गृह मंत्री भी रहे, डिफेंस मिनिस्टर है, अगर हमसे पूछा जाए तो वो भी एक बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री फिर बनना चाहेंगे। तो वो एक वो लालसा कहीं न कहीं रहती है। तो क्या नड्डा जी के दिल में भी वो लालसा है कि एक बार अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री ज़रूर बनूँगा? क्योंकि जब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तब तक बीजेपी में नंबर 3 पर है उनकी पोज़ीशन, लेकिन जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे तब क्या पोज़ीशन रहेगी ये मुझे नहीं मालूम। हो सकता है उस वजह से वो प्रदेश में लौटना चाहते हो, मुख्यमंत्री में एक बार बनना चाहते हो, एक तो वजह ये है। दूसरी वजह ये है शायद कि जिस तरह से कहा जाता है कि जो धूमल कैंप है या अनुराग कैंप है, उनके साथ जो इक्वेशन है उनकी, उस इक्वेशन में कहीं न कहीं शायद वो ये चाह रहे हैं कि आने वाला जो अगला विधानसभा चुनाव है, वो उसमें किसी भी हाल में अनुराग ठाकुर उस लेवल पे ना उभर पाएँ, उतने ऊपर ना चले जाएँ कि उनके हाथ में मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाए। जी। तीसरा ये है कि शायद जो मैंने पहले भी कहा था कि हो सकता है अपने बेटे के लिए ज़मीन तलाश रहे हों। क्योंकि अल्टीमेटली उनके बेटों को भी राजनीति में तो आना ही है, एक बेटा तो आएगा ही, कहा जा रहा है बड़े वाला बेटा। तो शायद हो सकता है मुफ़ीद जगह कोई ढूँढ रहे हैं, कोई ऐसा जगह ढूँढ रहे हैं जहाँ उनके बेटे की जो डेब्यू है, वो अच्छे से हो पाए, सुरक्षित हो पाए। ये 3 वजह से मुझे नड्डा जी की जो वो है यहाँ पर सक्रियता वो दिख रही है। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, चौथी बात ये है कि जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए बहुत सारे स्टेट बीजेपी ने जीते, लेकिन उनका खुद का स्टेट बीजेपी हारी। ये एक उनके बायोडाटा पे काला धब्बा है। अब शायद हो सकता है अपनी उस रेपुटेशन को वापस या वो दाग मिटाने के लिए इस कोशिश में लगे कि अगला मैं किसी भी हाल में अपने प्रदेश में पार्टी को चुनाव जिता के रहूँगा। एक वो भी वजह हो सकती है। ये 4 वजह मुझे ऐसा लगती है। जी। सर सर, देखिए अभी आपने एक बात कही कि जो कोर ग्रुप की बैठक थी उसमें हर्ष महाजन भी मौजूद थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो अपने कार्यकर्ता हैं, इंदु गोस्वामी काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, वो इस बैठक में नहीं थी। एक चर्चा जो है वो कांग्रेस के बीच में भी है कि भारतीय जनता पार्टी में एक नया गुट जो है वो बन गया है, जो कांग्रेस से गए हुए नेता है वो भारतीय जनता पार्टी में नया एक गुट बना रहे हैं। तो क्या मुझे आपकी एक बात याद है कि आपने ये कहा था कि नड्डा अभी अपनी ग्राउंड पर टीम भी तैयार करेंगे, अपनी जो टीम चाहिए होती है। तो क्या आपको लगता है कि उसमें जो कांग्रेस के जो अब भाजपा में गए हुए नेता है वो सभी कहीं नड्डा जी के साथ सेटल तो नहीं होने की कोशिश कर रहे हैं? ये सुना ना आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए पहले मैं आपने जो पहले कहा था कि इंदु गोस्वामी बैठक में नहीं थी, मैं उसको थोड़ा-सा करेक्ट कर लूँ जो हमारे देखने वाले कि बैठक में इसलिए मौजूद नहीं थी कि वो कोर कमेटी की सदस्य ही नहीं है। हमें ये सवाल जी। पूछना चाहिए कि कोर कमेटी की सदस्य कोई महिला क्यों नहीं है? सवाल ये है। रही बात जी। आपने जो बिल्कुल सही बोला कि नड्डा जी की टीम में वो तो पक्का है क्योंकि वो नड्डा जी की सहमति से ही कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए। नड्डा जी को सब मालूम था। हर्ष महाजन हो या सुधीर हो या जो बाकी लोग जितने भी गए थे वो सब नड्डा जी की टीम में होंगे और ज़ाहिर-सी बात है ये बात बिल्कुल आपने बिल्कुल टू द पॉइंट कही है कि नड्डा जी अपनी टीम खड़ी करेंगे और ये सब उस टीम के सदस्य होंगे क्योंकि इनको भी कंफर्टेबल वही रहेगा। इनके लिए भी कंफर्टेबल वही जो यहाँ पर है अगर वो जयराम ठाकुर या अनुराग ठाकुर या इनके साथ कहीं जाते हैं, तो उनके साथ तो ऑलरेडी पुराने भाजपाई हैं। वो कहाँ इनको जगह देंगे, वो थोड़ी इनको अपने साथ बिठाएँगे, आपसे अपने से आगे निकलने देंगे। एक नड्डा जी के साथ है जहाँ उन्हें लगता है कि एक तो अ, दायरा बड़ा मिलेगा नड्डा जी के साथ क्योंकि राष्ट्रीय नेता, बड़े नेता हैं
और बड़ा दायरा मिलेगा, बड़ा मैदान मिलेगा और नई टीम एक तरह से नड्डा जी करने की कोशिश कर रहे हैं। नई तो नहीं, मतलब है उनके साथ और भी, लेकिन अगर वो प्रदेश की राजनीति में फुल फ्लेज आते हैं तो एक बड़ी टीम उनको चाहिए होगी, तो वहां पर हर्ष महाजन वगैरह ये पूरे बिल्कुल फिट बैठते हैं और इनका नड्डा जी के सारे फिर दिल्ली तक कनेक्शन भी बन जाता है। जी। जी। अ, सर एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक हैं, वो भी इस चर्चा के साथ जब जुड़ते हैं तो उनके भी सवाल सामने आते हैं। तो उन्हीं दर्शकों में से किसी का सवाल था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कभी भी कोई भी निर्णय ले सकती है और अपने निर्णयों से अक्सर चौंकाती भी है। आने वाले समय में अगर हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का रिवाज बरकरार रहता है और अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, तो ये जितने भी गुट हैं, जयराम गुट हम लेकर चले या धूमल गुट मानकर चले, बिंदल गुट मानकर चले, क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में आलाकमान जो है इन सभी गुटों को साइडलाइन कर किसी नए चेहरे को तख्त ये तो पर बिठाएगा, आपको ताज उन पर दिया जाए? सुने ना, ये तो आपको याद होगा, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जब भजन जी। लाल राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जो कहीं पीछे बैठे थे जिन्हें पता भी नहीं था, तो कुछ भी संभव है। बीजेपी में कुछ भी संभव है। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट टाइमर एमएलए भी कोई बन सकता है और इन सब गुटों को साइड करते हुए कोई नई जो है वो नाम आ जाए, नई पर्ची आ जाए। बीजेपी में सब संभव है, लेकिन फिर भी देखिए हर जगह वो प्रैक्टिकल भी नहीं होता। वहां पर राजस्थान में इसलिए हुआ कि वसुंधरा राजे को साइड करना था, लेकिन वसुंधरा राजे के सामने खड़ा होने के लिए कोई बड़ा नाम नहीं था कि जो वसुंधरा के रिप्लेसमेंट के तौर पे हो जाए। इसलिए उन्होंने चुना कि कोई ऐसा चुना जाए जो फर्स्ट टाइमर है, जिसको किसी का कंपैरिजन ही ना हो जिसके साथ। इसलिए भजन लाल चुने गए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले का कोई बड़ा चाहिए था, तो वो कोई नहीं था, तो इसलिए उन्होंने ऐसा चुना जिसको कोई नहीं जानता था या थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये भी कभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसी तरह गुजरात में, तो लेकिन हिमाचल में ऐसा कोई अभी फिलहाल, अगर धूमल होते तब जाहिर सी बात है, धूमल या शांता कुमार जैसे कोई होते तो उनकी रिप्लेसमेंट कोई इतने उस लेवल की नहीं होती, तो शायद नए का चांस लग जाता। लेकिन हिमाचल में भी कोई इतना बड़ा है नहीं बीजेपी को। जयराम ठाकुर एक बार के मुख्यमंत्री है, वो भी तब बने जो है प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए। अगर वो जीत जाते तो वो मुख्यमंत्री बनते। तो लक बाय चांस जो इसको कहते हैं वो उनके साथ हुआ। बिंदल भी इतने बड़े कोई वो नहीं है, अनुराग ठाकुर भी इतने स्टेट की पॉलिटिक्स में नहीं, तो ऐसा अभी है नहीं वहां पर। इसलिए यहाँ पर सब गुट अपने अपनी पोजीशनिंग को पक्का करने की कोशिश करें, सब गुट अपने अपने ग्राउंड पक्का करने की कोशिश करें, तो उन्हें लगता है कि नंबर इन्हीं में से किसी एक का लग सकता है। जी। जी। चलिए, मुझे लगता है सर कि आज की जो ये चर्चा रही है भारतीय जनता पार्टी पर विशेष, हमारे दर्शकों को भी क्योंकि नजरें रहती है हमारे दर्शकों की कि हिमाचल प्रदेश की सियासत में चल क्या रहा है, और रविवार के दिन हम पूरा विश्लेषण इस चर्चा पर करते हैं और सरल, जिस तरीके से सरल भाषा में आप सब कुछ समझाते हैं वो हमारे दर्शकों को पसंद भी आता है। खैर, आज की चर्चा के लिए मुझे लगता है कि काफी है इतना ही, और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।